21 मई 1991 की सुबह भारत के लिए किसी आम दिन जैसी ही थी। सूरज रोज की तरह होगा, अखबारों में चुनावी खबरें छपी और लोग अपने कामों में लगे रहे। लेकिन इस सुबह के साथ एक ऐसा अंत जुड़ा था जिसके बारे में किसी को कोई आभास नहीं था। उस दिन राजीव गांधी का कार्यक्रम तमिलनाडु में चुनाव प्रचार का था। वे विशाखापट्टनम से चेन्नई के लिए उड़ान भरने वाले थे, लेकिन किस्मत ने पहली बार उस दिन हस्तक्षेप किया। उनके विमान में तकनीकी खराबी आ गई और उड़ान कुछ समय के लिए रोक दी गई। अगर ये विमान ठीक न हुआ होता तो शायद इतिहास की दिशा बदल जाती। लेकिन कुछ ही देर बाद विमान को ठीक कर लिया गया और राजीव गांधी चेन्नई के लिए रवाना हो गए। उसी पल श्रीलंका के जंगलों में बैठकर रची गई साजिश अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ने लगी। चेन्नई में शिवरासन और उसकी टीम पूरी तरह तैयार थी। धनु, जिसने उस दिन मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया था, बेहद शांत थी। उसके चेहरे पर ना घबराहट थी ना डर। उसने अपने शरीर पर मौत की बेल्ट पहनी हुई थी, जिसे ढकने के लिए उसने नारंगी और हरे रंग की सलवार कमीज पहनी थी। उसने चश्मा लगाया हुआ था ताकि वो पढ़ी लिखी सीधी साधी लड़की लगे और किसी को उस पर शक न हो। शिवरासन खुद को एक पत्रकार के रूप में पेश कर रहा था। उसके साथ हरि बाबू नाम का एक फोटोग्राफर था, जिसे सिर्फ इतना बताया गया था कि उसे राजीव गांधी की तस्वीरें लेनी है। हरि बाबू को नहीं पता था कि उसका कैमरा इतिहास का सबसे अहम सबूत बनने वाला है और वो खुद कुछ ही देर में इस दुनिया से चला जाएगा। शाम होते होते पूरी टीम बस में बैठकर श्रीपेरम्बदूर की ओर निकल पड़ी। बस के अंदर धनु बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे उसे पता ही न हो कि वो कुछ ही घंटों में खुद को उड़ा देने वाली है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मिशन पूरा करना। इधर श्रीपेरम्बदूर में माहौल गर्म और उमस भरा था। एक पुराने मंदिर के पास मैदान में चुनावी सभा होनी थी। चारों तरफ लोग जमा हो रहे थे, देशभक्ति के गाने बज रहे थे और हर कोई अपने नेता की एक झलक पाने को बेताब था। लेकिन उसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जो वहां सिर्फ तबाही देखने आए थे। शिवरासन जब सभा स्थल पर पहुंचा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। सुरक्षा व्यवस्था बेहद ढीली थी। उस समय मेटल डिटेक्टर आम नहीं थे। भीड़ को सिर्फ रस्सियों से नियंत्रित किया जा रहा था। महिलाओं के लिए अलग रास्ता बनाया गया था, जिससे वे सीधे उस रास्ते पर जा सकती थीं जहां से राजीव गांधी मंच तक पहुंचने वाले थे। यही वो कमजोरी थी जिसकी शिवरासन को तलाश थी। उसकी योजना बिल्कुल सही साबित हो रही थी। रात करीब 10 बजे राजीव गांधी का काफिला श्रीपेरम्बदूर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में कई जगह लोग उनकी गाड़ी को रोक रहे थे, फूल बरसा रहे थे और उनका स्वागत कर रहे थे। राजीव गांधी थके हुए थे, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। वे हर किसी से हाथ मिला रहे थे, झुककर अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। उन्हें ये एहसास नहीं था कि हर कदम उन्हें मौत के और करीब ले जा रहा है। सभा स्थल पर शिवरासन मंच के पास खड़ा था। धनु और शुभा महिलाओं की भीड़ में मौजूद थी। हरि बाबू कैमरा लिए तैयार था। तभी एक ऐसा पल आया जब पूरी साजिश एक सेकंड में खत्म हो सकती थी। वहां मौजूद महिला सब इंस्पेक्टर अनुसुईया की नजर धनु पर पड़ी। उसे धनु का खड़े होने का तरीका कुछ अजीब लगा। वो उसके पास गई और सवाल किया कि वो वहां क्यों खड़ी है। उस एक पल में शिवरासन का दिल मानो रुक सा गया। अगर धनु की तलाशी ली जाती तो बेल्ट तुरंत पकड़ी जाती और इतिहास बदल जाता। लेकिन तभी एक दूसरी महिला आगे आई और बोली कि ये उसकी बेटी है जो राजीव गांधी को माला पहनाना चाहती है। अनुसुईया पीछे हट गई। किस्मत ने मौत के लिए रास्ता खोल दिया। कुछ ही देर बाद सायरन की आवाज गूंजी। राजीव गांधी पहुंच चुके थे। भीड़ अचानक बेकाबू हो गई। राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे, पटाखे फूटने लगे। इसी शोर में असली धमाका छुपा हुआ था जो कुछ ही मिनटों बाद होने वाला था। राजीव गांधी गाड़ी से उतरे और लाल कालीन पर चलते हुए मंच की ओर बढ़ने लगे। लोग उन्हें माला पहना रहे थे, शॉल उड़ा रहे थे। वे पुरुषों के हिस्से से निकलकर महिलाओं के हिस्से की ओर बढ़े, जहां बच्चे और महिलाएं खड़ी थी। भीड़ में एक छोटी बच्ची कोकिला हिंदी कविता सुनाने के लिए तैयार खड़ी थी। राजीव गांधी रुके, बड़ी आत्मीयता से उसकी कविता सुनी और उसके सिर पर हाथ फेरा। ये उनके जीवन का आखिरी ऐसा पल था जब उन्होंने किसी बच्चे को स्नेह दिया। इसके बाद वे आगे बढ़े। तभी धनु उनके सामने आई। उसके हाथ में चंदन की माला थी। एक महिला पुलिसकर्मी ने धनु को रोकने की कोशिश की, लेकिन राजीव गांधी ने खुद उसे इशारा करके पीछे हटने को कहा। उन्होंने कहा, ठीक है, आने दीजिए। यही उनके आखिरी शब्द साबित हुए। धनु आगे बढ़ी। उसने राजीव गांधी के गले में माला डाली। फिर वो उनके पैर छूने के लिए झुकी। उस पल समय जैसे थम सा गया। राजीव गांधी भी उसे उठाने या आशीर्वाद देने के लिए थोड़ा झुके और उसी एक सेकंड में धनु ने अपनी बेल्ट का स्विच दबा दिया। रात के ठीक 10:21 पर एक भयानक धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे एक साथ हजारों बिजली गिर पड़ी हो। आग, धुआं और चीखे चारों तरफ फैल गई। सब कुछ खत्म हो गया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास खड़े लोगों के शरीर टुकड़ों में बिखर गए। कुछ सेकंड के लिए वहां सन्नाटा छा गया। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावना था। फिर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हवा में जले हुए मांस और बारूद की गंध भर गई। कुछ देर पहले जो मैदान उत्सव का स्थल था, वो अब एक शवसान बन चुका था। जब धुआं छटा तो जो दृश्य सामने आया उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया। जमीन पर बिखरे शरीर के हिस्से पड़े थे। खून से सना मैदान था और उसी बीच पड़ा था एक ऐसा शरीर जिसे पहचानना भी मुश्किल था। राजीव गांधी के शरीर की पहचान उनके कपड़ों और जूतों से की गई।
वही उनकी मशहूर लॉटो कंपनी के जूते जो अक्सर वे पहना करते थे। एक मुस्कुराता नेता कुछ ही सेकंड में इतिहास की सबसे दर्दनाक तस्वीर बन चुका था। राजीव गांधी की हत्या कोई अचानक हुआ हादसा नहीं थी, बल्कि ये एक बेहद ठंडी दिमाग से रची गई साजिश थी जो भारत से सैकड़ों किलोमीटर दूर श्रीलंका के जंगलों में जन्म ले चुकी थी। जब 1991 में भारत में चुनावों की घोषणा हुई, उसी समय LTTE के प्रमुख प्रभाकरन के मन में डर बैठ गया। उसे ये साफ दिख रहा था कि अगर राजीव गांधी दोबारा सत्ता में आए तो भारत फिर से श्रीलंका में हस्तक्षेप कर सकता है और LTTE का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यही डर धीरे धीरे नफरत में बदला और नफरत ने हत्या का रास्ता चुन लिया। प्रभाकरन जानता था कि राजीव गांधी कोई आम नेता नहीं है, उनकी सुरक्षा अभेद्य है। बंदूक, स्नाइपर या कार बम जैसे पारंपरिक तरीकों से उन्हें मार पाना लगभग असंभव था। इसलिए उसने एक ऐसा तरीका चुना जो न केवल अप्रत्याशित था बल्कि भारत की सामाजिक परंपराओं का फायदा उठाता था। इस साजिश का केंद्र बना एक इंसान, शिवरासन, जिसे दुनिया बाद में वन आइड जैक के नाम से जानेगी। शिवरासन चालाक था, धैर्यवान था और सबसे खतरनाक बात, वो भावनाओं से नहीं सिर्फ मिशन से जुड़ा था। शिवरासन ने तय किया कि ये हत्या हथियार से नहीं बल्कि एक इंसान के जरिए होगी, एक चलता फिरता बम जिस पर किसी को शक ना हो। उसकी नजर गई महिलाओं पर, क्योंकि भारत में महिला सुरक्षा जांच अपेक्षाकृत नर्म होती है और नेताओं के पैर छूना, माला पहनाना एक सामान्य परंपरा है। यही परंपरा इस साजिश का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। योजना के अनुसार LTTE के कुछ सदस्य समुद्री रास्ते से तमिलनाडु पहुंचे। वे आम शरणार्थियों की तरह घुल मिल गए। चेन्नई में ठिकाना बनाया गया और वहीं से धीरे धीरे साजिश का जाल बुना गया। स्थानीय मदद के लिए एक भारतीय महिला नलिनी को फंसाया गया, जिसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि वो इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक अपराध का हिस्सा बन रही है। इसी दौरान शिवरासन की टीम में एक नाम सबसे अहम बनकर उभरा, धनु, एक कट्टर LTTE समर्थक जिसने खुद को इस मिशन के लिए बलिदान करने को तैयार कर लिया था। उसके लिए ये आत्महत्या नहीं थी बल्कि बदला था। एक विशेष बेल्ट बनाई गई जिसमें RDX और लोहे के सैकड़ों छर्रे भरे गए। ये बेल्ट कपड़ों के नीचे आसानी से छुप सकती थी और एक बटन दबाते ही तबाही मचा सकती थी। हत्या से पहले शिवरासन ने एक रिहर्सल भी की। 7 मई 1991 को VP सिंह की रैली में धनु को आगे भेजा गया। उसने बिना किसी रोक टोक के नेता के पैर छुए। सुरक्षा ने कुछ नहीं कहा। उस दिन शिवरासन को यकीन हो गया कि उसकी योजना काम करेगी। ये उनकी सबसे बड़ी जीत थी, सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी। जैसे जैसे 21 मई नजदीक आ रही थी, शिवरासन और उसकी टीम ने आपसी बातचीत तक कम कर दी। हर कोई जानता था कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी ओर राजीव गांधी को लगातार धमकियों की चेतावनी मिल रही थी, लेकिन वो वही रहे, जनता के नेता। उन्हें भीड़ से मिलने में डर नहीं लगता था। शायद यही इंसानियत उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और वही कमजोरी भी। 21 मई की सुबह किस्मत ने आखिरी बार हस्तक्षेप किया। राजीव गांधी का विमान तकनीकी खराबी के कारण देर से उड़ा। कुछ घंटों के लिए ऐसा लगा मानो इतिहास रुक गया हो, लेकिन फिर विमान ठीक हुआ और वो चेन्नई के लिए उड़ गया। उसी पल साजिश की घड़ी भी चल पड़ी। शाम होते होते शिवरासन, धनु और बाकी टीम श्री पेरम्बदूर की ओर बढ़ चली। किसी के चेहरे पर डर नहीं था। धनु बिल्कुल शांत थी, जैसे वो पहले ही मौत को स्वीकार कर चुकी हो। उसे पता था कि कुछ ही घंटों में उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा, लेकिन किस कीमत पर, ये शायद उसने भी पूरी तरह नहीं सोचा था। और इसी के साथ कहानी पहुंच चुकी थी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर, जहां एक छोटी सी परंपरा, एक मुस्कान और कुछ सेकंड भारत का इतिहास बदलने वाले थे।